नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। अभी तक कर्नाटक में ही हिजाब और उसके बाद हलाल को लेकर विवाद हो रहा था, लेकिन अब महाराष्ट्र में भी अजान को लेकर नया विवाद छेड़ने की कोशिश की जा रही है। इस पर बीजेपी के बाद अब एमएनएस और समाजवादी पार्टी भी इस विवाद में कूद गई है। एमएनएस ने तो एक कदम आगे बढ़कर के ये कहा है कि विरोध में उसने हनुमान चालीसा का पाठ भी करना शुरू कर दिया है। हिजाब और हलाल के बाद अब अजान का मुद्दा गर्मा रहा है। एमएनएस ने तो अजान के खिलाफ हनुमान चालीसा का अभियान शुरू कर दिया है। रविवार को मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर बड़े बड़े लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का आयोजन किया, लेकिन पुलिस ने लाउडस्पीकर जब्त कर लिए। इसके बाद बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने ट्वीट कर पुलिस से पूछा कि क्या मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकरों पर भी कार्रवाई होगी। गुढीपाडव्याच्या आणि नवीन वर्षाच्या आपल्याला सर्वांना मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा। इससे ठीक एक दिन पहले ही एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने शिवाजी पार्क की सभा में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर से ध्वनि प्रदूषण होने का आरोप लगाया था। पण या मशिदींवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील। या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल। नाही तर आजच सांगतोय, आत्ता सांगतोय, ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। एमएनएस पर बीजेपी का एजेंडा चलाने का आरोप लग रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मुंबई बीजेपी ने मुंबई पुलिस आयुक्त से मिलकर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग की थी। मस्जिदों के अजान के ऊपर लाउडस्पीकर तुरंत बंद कराए जाने चाहिए, ये हमने उनसे मांग की है और उन्होंने कहा है कि इसके बारे में अभी मैं कोई निर्णय नहीं दे पा रहा हूं, पर यदि आने वाले समय में इसका निर्णय नहीं किया हुआ तो सारा हिंदू समाज इसके बारे में आंदोलन करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2005 में अपने एक आदेश में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई थी। बीजेपी उसे ही मुद्दा बनाकर अब मुंबई में शिवसेना को घेरने की कोशिश में है। बदले में शिवसेना ने याद दिलाया है कि इसके पहले देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और गृह मंत्री थे, तब बीजेपी ने यह मुद्दा क्यों नहीं उठाया। 2014 से 2019 तक देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और गृह मंत्री थे। अजान और लाउडस्पीकर का जो मुद्दा उठा रहे हैं, तब क्यों नहीं उठाया गया? मुझे बताइए, यूपी में मस्जिद पर से लाउडस्पीकर निकाला क्या? तुम्ही काढले का, ते उतरवले का? मुंबई में अब समाजवादी पार्टी भी इस लड़ाई में कूद गई है। जितना भी इनको हनुमान चालीसा का लाउडस्पीकर बजाना है बजाएं वो, लेकिन मंदिर में बजाएं, सड़क पर न बजाएं, परमिशन लेके बजाएं। हम वहाँ ठंडा पानी पिलाएंगे, शरबत पिलाएंगे आपको। दरअसल बीएमसी चुनाव नजदीक है और शिवसेना के अलग होने के बाद से ही बीजेपी हिंदुत्व के प्रति उसकी निष्ठा पर सवाल उठाती रहती है। लाउडस्पीकर पर अजान भी उसी कड़ी का हिस्सा है। ये मुद्दा इतना संवेदनशील है कि सिर्फ मुंबई ही नहीं, देश के सभी राज्य की सरकारें इसे नजरअंदाज करती रही हैं। लेकिन बीएमसी चुनाव के पहले बीजेपी ने फिर से इस मुद्दे को हवा देना शुरू कर दिया है। मुंबई से कैमरामैन राजन दयाल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अब बात करते हैं हिंदू महापंचायत की। रविवार को दिल्ली के बुराड़ी में हिंदू महापंचायत हुई। इसमें डासना मंदिर के स्वामी यति नरसिंहानंद और एक टीवी चैनल के संपादक ने एक संप्रदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए थे। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अब केस दर्ज कर लिया है। वहीं एक महिला समेत 5 पत्रकारों ने आरोप लगाया कि महापंचायत कवरेज के दौरान उनके साथ बदसलूकी और छेड़छाड़ की गई। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। बहुत लाइव हो गई दिन में। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में रविवार को हुई इस हिंदू महापंचायत की मंजूरी दिल्ली पुलिस ने नहीं दी थी, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस की ही मौजूदगी में 700 से 800 लोगों ने महापंचायत में भाग लिया। आरोप है कि मंच से धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए गए। भाषण देने वालों में डासना मंदिर का पुजारी यति नरसिंहानंद सरस्वती और सुदर्शन चैनल का एडिटर सुरेश चौहान के था। भाषण के वीडियो वायरल होने के बाद दोनों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। उधर एक एक मुसलमान ने कसम खाई कि जिस दिन इस देश का निजाम हमारे हाथ में होगा, हम इस मंदिर को तोड़ेंगे और दोबारा से मस्जिद बनाएंगे। और अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो,
मर्द बनो, मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। इस महापंचायत के कवरेज के लिए गए एक महिला समेत 5 पत्रकारों ने आरोप लगाया कि महापंचायत में मौजूद लोगों ने उनके आई कार्ड चेक किए, फिर उनके साथ मारपीट की और छेड़खानी की, उनके मोबाइल और पहचान पत्र छीनने की कोशिश की। पुलिस किसी तरह उन्हें निकालकर मुखर्जी नगर थाने लाई और पत्रकारों की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ 2 केस दर्ज किए गए हैं। इस मामले में पुलिस ने ट्विटर पर गलत जानकारी और भड़काऊ ट्वीट करने के आरोप में कुछ पत्रकारों के खिलाफ भी केस किया है, लेकिन फिलहाल विवादों में आए यति नरसिंहानंद और सुरेश चौहाड़के को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। यति नरसिंहानंद के खिलाफ पहले से कई केस दर्ज हैं। हरिद्वार की धर्म संसद में भी उस पर ऐसे ही भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था। तो 34 में हो जाएगा। पुलिस की मंजूरी मिले बिना पुलिस के सामने ही हिंदू महापंचायत हुई और अब पुलिस उन्हीं को तलाश रही है जो पुलिस के सामने ही भड़काऊ भाषण दे रहे थे। नई दिल्ली से कैमरामैन एजे जोसेफ के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। अब बात करते हैं लखीमपुर खीरी कांड की। इस मामले में आप जानते हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी है। आज सुप्रीम कोर्ट में ये मामला, इस पर सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। उधर यूपी सरकार आशीष मिश्रा का बचाव करती दिखाई दी। लखीमपुर खीरी 3 अक्टूबर 2021 बेकाबू जीप किसानों को रौंदती निकल गई। घटना में 8 लोग मारे गए। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया, लेकिन एसआईटी के दावों के बावजूद वो जमानत पर बाहर आ गया। दरअसल फरवरी में ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी। एसआईटी की जांच पर सवाल उठाए थे, पुलिस की एफआईआर पर सवाल उठाए थे और कहा था कि हो सकता है कि जीप के ड्राइवर ने डर की वजह से गति तेज की, जिससे किसान कुचले गए। 50 दिन से ज्यादा बीतने के बाद भी यूपी सरकार ने अभी तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर नहीं की, लिहाजा पीड़ित परिवार ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जमानत देने पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सवाल उठाए। अदालत ने कहा, हमारी चिंता जमानत देने के तरीके को लेकर है। हाईकोर्ट केस के गुण दोष पर चला गया। गाड़ी से कुचले या गोली लगी, ये पता लगाना ट्रायल का काम है। यूपी सरकार को भी एसआईटी के सुझाव पर सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी। वहीं इस बार यूपी सरकार आशीष मिश्रा का बचाव करती नजर आई। सरकार ने कहा, घटना गंभीर है, लेकिन आशीष मिश्रा के फरार होने का अंदेशा नहीं है। वो आदतन अपराधी भी नहीं है। गवाहों को उससे कोई खतरा नहीं है। एसआईटी ने सिर्फ केंद्रीय मंत्री का बेटा होने की वजह से अपील का सुझाव दिया। बहरहाल तमाम पक्षों की बात सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है कि आशीष मिश्रा की जमानत रद्द की जाए या नहीं। नई दिल्ली से आशीष भार्गव की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब बात करते हैं गोरखपुर की, जहां गोरखनाथ मंदिर के बाहर एक शख्स ने वहां तैनात पुलिस वालों पर एक धारदार हथियार से हमला किया। इस हमले में 2 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। यूपी सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। हमलावर आईआईटी का ग्रेजुएट है। उसने मंदिर में घुसने की कोशिश की थी। पुलिस का कहना है कि आतंकी हमले की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उन्होंने आज शाम को वहां पहुंचकर अस्पताल का दौरा किया और जो घायल पुलिस वाले हैं उनका हालचाल पूछा। देखिए, इससे नकारा नहीं जा सकता कि ये व्यक्ति जो है, इसके तार कहीं न कहीं से जुड़े रहे हैं। इसका जो इसके इन्वेस्टिगेशन में इससे जो है इस बिंदु पर विशेष रूप से कि आतंकी हमले की साजिश के रूप में है, इस पर भी पूरी गंभीरता से जांच की जा रही है। हमारी एटीएस इस मामले की जांच कर रही है और एसटीएफ भी इसमें सहयोग दे रही है जांच में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 3 सिपाही थे हमारे, 2 कांस्टेबल्स हमारे पीएसी के और 1 हमारे नागरिक पुलिस के कांस्टेबल, तीनों लोगों ने जो है गेट पर ही जो है उस आदमी को रोका। उनको हालांकि गंभीर चोट 2 लोगों को लगी है। उनको जो है 5 लाख रुपए का पुरस्कार का इनाम का भी जो है घोषणा की है। देखिए, अभी तक जो बरामदगी हुई है इसमें फोन और एक लैपटॉप मिला है
और अभी तक के प्राथमिक छानबीन से पता चला है कि IIT पवई से ये इंजीनियरिंग की थी, 2015 में ग्रेजुएट हुआ था। तो काफी पढ़ा लिखा आदमी है। ये ऐसी स्थिति में ये चीज क्यों हुई, इस चीज को गहराई से छानबीन की जाएगी। टिकट और अदर चीज मिली है जो कि हम अभी आपको और फर्दर डिटेल्स अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, बट ये है कि एक गंभीर मसला है, एक गंभीर इंस्टीट्यूशन पे इसने हमला किया है और हम लोग कठोरतम कार्रवाई ऐसे व्यक्ति पे करेंगे। हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुद अमित शाह ने बताया कि उन्हें गुस्सा क्यों आता है। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में आफ्सपा को हटा दिया गया है। इसके बाद जम्मू कश्मीर में भी ये मांग उठने लगी है। हालांकि राजनीतिक दलों का कहना है कि ये मांग अभी की नहीं, काफी पुरानी है। जम्मू कश्मीर में छिटपुट आतंकी हमलों के बावजूद वहां हिंसा में कमी आई है, ये दावा केंद्र सरकार का है। संसद में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया है कि धारा 370 हटाए जाने के बाद सिर्फ हिंसा नहीं बल्कि घुसपैठ में भी कमी आई है। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2018 में 143, 2019 में 51 और 2020 में 34 घुसपैठिए भारत दाखिल हुए और इनमें से ज्यादातर LOC के आसपास मारे गए। तो क्या इस आधार पर जिस तरह नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों से AFPS से हटाया गया है, वैसे ही जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों से हटाया जाना चाहिए? राजनीतिक पार्टियों की यही राय है। ग्राउंड रियलिटी देखना पड़ेगा, लेकिन अगर एक दो डिस्ट्रिक्ट हैं जहां कोई तकलीफ नहीं है, एक अच्छा संदेश देगा हम कश्मीर के लोगों को कि इन दो डिस्ट्रिक्ट में जहां तकलीफ नहीं हो रहा है हम ये निकालने के लिए तैयार है और इस किस्म के संदेश देके बाकी रीजन में भी जरा सा नॉर्मलसी वापस आए। उधर NDTV को मिली हुई जानकारी के मुताबिक इस बात पर चर्चा सरकार में भी हो रही है। शुरुआत में जम्मू के कुछ थानों से इसे हटाए जाने पर विचार हो रहा है, मगर सीमा से सटे इलाकों में AFPS से कायम रहेगा। जहां तक घाटी का सवाल है, वहां फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि इसका मतलब सिर्फ इतना होगा कि सेना अपने आप से कुछ कार्रवाई नहीं कर पाएगी, उसे लोकल प्रशासन की मदद लेनी होगी। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि जम्मू कश्मीर में AFPS से हटाए जाने को लेकर चर्चा हो रही हो। UPA के दौरान भी जब केंद्रीय गृह मंत्री P चिदम्बरम थे, तब भी राज्य सरकार चाहती थी कि सेना की मौजूदगी कुछ इलाकों में कम की जाए। तब श्रीनगर के कई इलाकों में बंकर कम किए गए थे, लेकिन AFPS से हटाने की हरी झंडी सेना ने नहीं दी थी। केंद्र को दिक्कत इस बात की है कि राज्य सरकारें एक बार AFPS से हटाए जाने के बाद उसे लगाने के लिए दोबारा कतराती हैं या फिर डरती हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के हिसाब से ये बात सही नहीं है, क्योंकि वहां पर AFPS से लगाने का अधिकार जो है वो सिर्फ गवर्नर साहब को है। तो ऐसे में अगर एक्सपेरिमेंट के तौर पर कुछ थानों से अगर AFPS से हटाया जाए नॉर्थ ईस्ट के तर्ज पर, तो ये वहां के आवाम का भरोसा जीतने के लिए बहुत अहम साबित होगा। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन कनन पात्रा के साथ नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। अब बात करते हैं बीजेपी की, जिसने संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आज की तारीख में बीजेपी के राज्यसभा में 101 सांसद हो गए हैं। आपको बताएं कि पिछले 38 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी के राज्यसभा में 100 सांसद से भी ऊपर हुए हों। ये उपलब्धि बीजेपी ने मोदी और अमित शाह की जोड़ी के और नेतृत्व में हासिल की है, जिन्होंने कि पिछले 8 साल की अगर बात करें तो 46 नए सांसदों को राज्यसभा में जोड़ा है। यानी 2014 के बाद से बीजेपी के राज्यसभा में 46 नए सांसद बने हैं। पहली बार राज्यसभा में बीजेपी 100 के पार हुई है। आपको अगर इतिहास की बात बताएं तो इससे पहले 1988 में कांग्रेस पार्टी 100 के पार हुआ करती थी। बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जिन्होंने आज लोकसभा में खुद बताया कि उन्हें गुस्सा कब आता है और क्यों आता है। मैं कभी किसी को नहीं डांटता हूं, मेरी आवाज जरा ऊंचा है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। मैं कभी किसी को ना, मैं गुस्से होता हूं, कभी कश्मीर का सवाल आता है तो हो जाता हूं, बाकी गुस्से नहीं होता। तो हॉट टॉपिक में इतना ही।
देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।